नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं 70 का संग्राम। पूर्व सीएम हरीश रावत के विधानसभा क्षेत्र में किसानों का प्रदर्शन हुआ है। किसान त्रिवेंद्र रावत की फ्लीट के आगे आ गए और प्रदर्शन करने लगे। दरअसल त्रिवेंद्र रावत डोईवाला शुगर मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ करने पहुंचे थे और इसी दौरान किसान वहां पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। किसान मांग कर रहे हैं कि गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल करना चाहिए। एक बड़ी अपडेट है, देहरादून में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला हो सकता है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार इसी बैठक में। नई खेल नीति पर मुहर लगा सकती है कैबिनेट। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा ऐलान कर सकती है। कैबिनेट की बैठक जारी देहरादून में, बहुत ही महत्वपूर्ण। और देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने मंत्रियों के आवास के बाहर धरना दिया। तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग अब भी मानी नहीं गई, आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उधर तीर्थ पुरोहितों का धरना, उसको लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल उनसे मिलने के लिए पहुंचे। सुबोध उनियाल ने पुरोहितों से धरना खत्म करने की मांग की, मगर पुरोहितों का कहना है कि जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा नहीं करती, वो शांत बैठने वाले नहीं। जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, देवस्थान बोर्ड बंद करो। सरकार की मंशा पे पूरी शंका इसलिए है कि जो इन्होंने हाई पावर कमेटी बनाई उसमें हमारे सदस्य नहीं रहे। दूसरा जो है, मनोहर कांत ध्यानी जी ने चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की जो पंचायतें हैं, समितियां हैं, उनके पक्ष को नहीं जाना है। आज तक हमें कोई लिखित और मौखिक रूप से हमारी समितियों को आमंत्रित नहीं किया गया कि अपना पक्ष रखें, और इन्होंने अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। तो इसलिए हमको लगता है कि ये पूरी सरकार के इशारे पे समिति बनी है और जो सरकार चाहती है या जो दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, उस स्क्रिप्ट के अंश ही इस हाई पावर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी रिपोर्ट में शामिल। पुरोहितों के धरने को लेकर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। सुबोध उनियाल का आरोप है कि पुरोहितों के धरने में विपक्ष की साजिश है। हालांकि कांग्रेस भी भाजपा सरकार पर हमलावर है। चुनाव सामने है, हमेशा चुनाव सामने होता है तो विपक्षी दल खाली तो नहीं बैठते हैं। वो अपनी दुकान चलाने के लिए कहीं ना कहीं उनके षड्यंत्र में तो शामिल रहते ही है कि कुछ ना इस तरह की चीज़ों का फायदा उठाया जाए। लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और सरकार तीर्थ पुरोहितों के प्रति संवेदनशीलता के साथ रहते हुए जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे वार्ता भी थी केदारनाथ में, और जिस तरह से आदरणीय जब प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने उनका प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पूरा उनका कोऑपरेशन रहा। उस हिसाब से सरकार उनके साथ संवेदनशील है और बहुत जल्द 30 तारीख तक निर्णय ले लेगी। कांग्रेस ने सदन में भी इसका विरोध किया और सदन के बाहर भी तीर्थ पुरोहितों के साथ कांग्रेस के लोग खड़े रहे और हम आज भी तीर्थ पुरोहितों के साथ हैं। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर रही। इसको कानूनी रूप देने का काम क्या है, जिसका तीर्थ पुरोहित पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो हम तीर्थ पुरोहितों से, स्थानीय लोगों से, हकधारियों से संवाद स्थापित करेंगे और इनकी भावनाओं के अनुरूप कदम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देवस्थानम बोर्ड पर पुरोहितों के आंदोलन को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और इसीलिए पुरोहितों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। विचार कर रही है, सरकार ने कमेटी की वो किया है, तो मुझको लगता है कि सरकार कोई अच्छा निर्णय लेगी और जो कमेटी की हमारी रिपोर्ट है उसको आने दीजिए, एक बार देखने दीजिए, उसके बाद ही कोई आंदोलन करने का औचित्य बनता है। मुझे लगता है कि सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हरीश रावत की राजनीतिक स्थिरता को लेकर किए गए ट्वीट पर भाजपा और आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा जहां अपने तरीके से हरीश रावत को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं आप भी कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं। जिनको चुनावी है उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये तरह तरह के इस प्रकार के ट्वीट करके बयानबाजी कर रहे हैं। सब स्थिरता का उनको चिंता क्यों हो रही है? उसमें मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के में अध्यक्ष रहे हुए और विभिन्न पदों में रहे। उस समय तो प्रदेश की उनको स्थिरता की चिंता नहीं आई और सबसे ज़्यादा तो उनके इसमें जो थी उनके कार्यकाल में इतनी अस्थिरता आई थी
उनको खुद विचार करना चाहिए इस पर। हरीश रावत जी हो या दूसरे नेता हो, उनकी चिंताएं जायज़ हैं, क्योंकि उनके टाइम में कभी सरकारें स्थिर यहाँ पर नहीं रही और उत्तराखंड का बुरा हाल रहा। तो अब वो जनता को सही संदेश दे रहे हैं कि अब एक स्थिर सरकार की यहाँ पर जरूरत है और स्थिर सरकार केवल आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। हरीश रावत दरअसल अब तक कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता ठीक नहीं है। इसका जिक्र उन्होंने अपने बयान में फिर से किया था। हमको, मैं चाहूँगा उत्तराखंड के लोगों से कि हमको इतना बहुमत दे जिससे राज्य के अंदर राजनीतिक अस्थिरता ना आए और हम दृढ़तापूर्वक जनता के हित। भाई आईडी नीचे कर लो यार। इधर टेरी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनके साथ अब तक नाइंसाफी होती आई है। उनका यह भी कहना है कि अगर गढ़वाल में कांग्रेस ने खुद को मजबूत नहीं किया तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। मैं ये समझता हूँ कि भाई मेरे साथ जो न्याय होना चाहिए था, कहीं न कहीं पर कुछ कमी रही है और इस समय भी मुझे ये कहने में कोई वो परहेज और गुरेज नहीं है। 2016 में अगर हमसे गलतियाँ नहीं होती तो हम पुनः जो है सत्ता में वापस आते और एक जो जिंक्स है यहाँ के बारे में कि एक बार एक पार्टी सत्ता में आती है, अगली बार अगली पार्टी, दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, तो वो टूटता। और मुझे इस समय भी थोड़ा सा कुछ उसी तरह का जो है संशय लग रहा है, इसलिए कि हम 41 जहाँ सीटें हैं गढ़वाल मंडल में, हम वहाँ पर अच्छे तरीके से लीडरशिप को डेवलप नहीं कर पाए। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत का बड़ा बयान सामने आया है। दिलीप रावत कह रहे हैं कि भाजपा में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना गलत है और इस पर पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। दरअसल दिलीप रावत के इस बयान को वन मंत्री हरक सिंह रावत की अपनी पुत्रवधू के लिए टिकट की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। हरक सिंह रावत लैंसडाउन से अपनी पुत्रवधू अनुकृति के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और साथ साथ दिलीप रावत ने यह भी तंज कसा है कि जो नेता 10 से 12 सीटों पर अपने प्रभाव की बात करता है उसे खुद ही अपनी पार्टी बनानी चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन भी चाहिए और ये कोई कि पैतृक में अपने रिश्तेदार भाई भतीजे बेटी बहू को टिकट दिलाने की बात तो कर रहे हैं, तो ये समस्या एक तरह से चुनौती देना है भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को। और मैं समझता हूँ कि इसको बहुत गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए और पहले ही किसी की घोषणा करना, और मैं समझता हूँ ये सरासर अनुशासनहीनता है और ऐसे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं उनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। एक बड़ी अपडेट है, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस मुख्यालय पर देहरादून में होगी। कल सुबह 9 बजे इस मीटिंग का वक्त तय किया गया है। बैठक में विधानसभा चुनाव में टिकटों के आवंटन को लेकर रायशुमारी होगी। बीते 19 नवंबर को टिकट तय करने के लिए पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है। कल बैठक होगी सुबह 9 बजे देहरादून में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और उस बैठक के पश्चात चुनावों से संबंधित हमारी जितनी समितियां हैं उन समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक करेंगे और इसका प्रायोजन चुनाव में एक सिस्टम बनाना है कि भाई टिकटों का फाइनलाइजेशन किस सिस्टम से होगा। आपने पूछा कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा और किसी एलिजिबिलिटी क्या होगी टिकटार्थी की। हमने पहले ही कहा है कि जो व्यक्ति कांग्रेस के सिद्धांतों पर विश्वास रखता हो और 5 साल तक कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हुए हो, जो व्यक्ति 5 साल सुख और दुख में जनता के साथ रहा हो, ऐसा व्यक्ति हमारी नजरों में रहे। पूर्व हरीश रावत ने कोटद्वार में पदयात्रा निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मुद्दा था महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी का, जिसे लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इस सरकार ने आम आदमी का जीवन असंभव कर दिया है। महंगाई चरम पर है। गैस के दाम, दालों के दाम, खाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, कोई दाम ऐसे नहीं है जो बेलगाम नहीं हो गए हैं। व्यक्ति के लिए, महिला के लिए अपनी गृहस्थी चलाना असंभव हो गया है। बेरोजगारी चरम पर है। कोई घर ऐसा नहीं है जो बेरोजगारी के अभिशाप से संतप्त नहीं है। भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है और विकास ठप पड़ा हुआ है। कोटद्वार का विकास भी ठप हो गया है। इधर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपना वोट अपने गांव मुहिम को उनकी बहुत समर्थन मिल रहा है। अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के सभी लोगों से अपील की है कि वो इस बार के अपने गांव में ही
अपना वोट बनवाएं और वहीं पर आकर वोट करें। अनिल बलूनी की मुहिम को जागर सम्राट प्रीतम भरवाड़ ने भी उसका समर्थन किया। आदमी कभी त्यौहार मनाने के लिए जाएगा, कभी वोट डालने के बहाने जाएगा, तो इस तरह अलग अलग चीज़ें ढूंढ के लोग गांव जाना शुरू करें। जिन पगडंडियों में हमारे पुरखे चले, आज वो सब निर्जन हो गए, सब भुता गांव हो गए। उनको बचाने के लिए हम लोगों ने ये योजना शुरू की। और आप देखिए कि उत्तराखंड बनाने का जो औचित्य था, कहीं वो विफल ना हो जाए, ये भी भय इसके पीछे है। वोटर लिस्ट बन रही हैं, तो मैंने कुछ अपने जो लोग हैं, जो अपने प्रियजन हैं, उन सबसे भी कहा है कि वे अपना वोट अपने गांव बनाएं और इस बार वोट डालने गांव जाएं, कभी त्यौहार मनाने गांव जाएं। इस भांति भांति की तरह से अपने गांव को निर्जन होने से बचाएं। अपना वोट अपने गांव जा करके दें। इसके लिए हम फॉर्म 6 अपने बूथ में जा करके या ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ताकि हमारा वोट एक जगह से हटके अपने गांव में हो जाए, गांव की वोटर लिस्ट में हो जाए। और मैं स्वयं अपने गांव ग्राम सिल्ला पट्टी भटवेड़ी जाकर के अपना वोट दूंगा। आप भी अपने गांव जाकर के वोट दें। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट का सियासी गणित। इस सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है, मगर इस बार भाजपा कैसी स्थिति में है, बात आज इसी पर। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और महेश जीना इस सीट से विधायक है। इस सीट पर 2002 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के रंजीत सिंह की जीत हुई थी, जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। लेकिन 2017 के चुनाव में मोदी लहर के चलते भाजपा के सुरेंद्र सिंह जीना की जीत हुई। हालांकि विधायक सुरेंद्र जीना का निधन हो गया, जिसके बाद इसी साल अप्रैल महीने में इस सीट पर उपचुनाव कराए गए, जहां भाजपा की तरफ से महेश जीना मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस ने गंगा पंचोली को मैदान में उतारा था। महेश जीना ने गंगा पंचोली को शिकस्त दे दी। मेहरौली चित्तौड़खाल रोड का शुरुआत कराई, जो अभी बिल्कुल अंतिम छोर पे पहुंच चुका है। उसके बाद बुरांस पानी लखनखोट का पार्ट 1 का कार्य कराया, जो अब संपूर्ण हो चुका है। पार्ट 2 का कार्य भी जो है लग चुका है। इसके अलावा अभी मैं लगातार पेयजल के उसमें भी प्रयासरत हूँ, जिसमें मेरी बदनगढ़ पेयजल योजना, मेरी झिमार पंपिंग योजना, मेरी तिमली चचोटी पेयजल योजना, मंगरू खाल पेयजल योजना, गढ़कोट पेयजल योजना। उपचुनाव में महेश जीना को सबसे ज्यादा फायदा सहानुभूति का हुआ। सुरेंद्र जीना के निधन के बाद उनके परिवार के साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ी हुई थी, इसीलिए भाजपा को भी सहानुभूति और मैनेजमेंट के चलते जीत मिल पाई। मगर इस बार पहाड़ पर सियासी समीकरण बदले हुए हैं। कांग्रेस यहां पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है, इसीलिए इस बार भाजपा की राह आसान नहीं होगी। एबीपी गंगा के लिए सल्ट से गोपाल बिष्ट की रिपोर्ट। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस सीट पर हुए उपचुनाव में नतीजा क्या रहा था। उपचुनाव में भाजपा ने महेश जीना को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस की तरफ से गंगा पंचोली मैदान में थी। महेश जीना ने गंगा पंचोली को चुनाव हरा दिया था। विधायक महेश जीना अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास का दावा कर रहे हैं, मगर विपक्ष के नेता उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। सालों में मैंने अभी देघाट के अस्पताल के अंदर 14.5 लाख रुपए मैंने अपनी निधि से दिए हैं। सालदे अस्पताल में मेरे द्वारा 6.5 लाख रुपए उसके सुधारीकरण के लिए दिए गए हैं, जिसमें से 24 लाख रुपए मेरे देवयान अस्पताल में दिए हैं और 18 लाख रुपए मछोड़ अस्पताल में दिए हैं। जब टेक्नीशियन ही नहीं होगा तो भैया मशीन का उद्घाटन करके क्या करना है। और उनने उस समय ये कहा कि हफ्ते में एक दिन आएगा, कि शुक्रवार को आएगा। माना किसी का हाथ शनिवार को टूट गया तो क्या वो शुक्रवार तक एक्सरे टेक्नीशियन के लिए रुका रहेगा? उसे तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना। तो ये खाली एक ढकोसला ये लोग दिखाते हैं, लोगों के साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि सल्ट विधानसभा क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। तो पहला बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर ठीक नहीं है। सल्ट क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए रामनगर या रानीखेत जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए भी रानीखेत जाना पड़ता है। दूसरी बड़ी समस्या, स्टेडियम की घोषणा यहाँ पर अभी अधूरी है। तीसरी बड़ी समस्या, तिमली चचरोटी पेयजल योजना अधर में लटकी हुई है और इसके अलावा रोजगार नहीं होने से यहाँ से पलायन हो रहा है। जंगली जानवरों से खेती को नुकसान हो रहा है। ये बड़े मुद्दे हैं सल्ट विधानसभा सीट के। और अब आपको दिखाते हैं कि सल्ट विधानसभा सीट की जनता विधायक के काम से कितना खुश है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एक डॉक्टर, कंपाउंडर और ना तो किसी प्रकार की कोई अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था अभी तक नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम तक कोई व्यवस्था नहीं है। 83 लाख का तो मंदिर कालिंग का मंदिर सौंदर्यकरण के लिए दिए हैं उन्होंने, और मटखानी वाली रोड डामरीकरण के लिए कहा है उन्होंने। हॉस्पिटलों की दशा और दिशा दोनों ही चीज़ें सुधार दी हैं उन्होंने, और आज देखने में लगता है कि हॉस्पिटल है। इधर काशीपुर में आयोजित भाजपा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में 2022 के चुनाव को लेकर मंथन हुआ। मीटिंग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। मदन कौशिक का कहना है कि 2022 में होने वाले चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। प्रबुद्ध सम्मेलन में हम लोग समाज के उन प्रबुद्ध जनों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी पार्टी अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा समाज के बीच में एक जिम्मेदारी के साथ खड़े। हमारा जहाँ डेवलपमेंट का एजेंडा है वहीं हमारा वैचारिक रूप से भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं। राष्ट्रवाद की बात होती तो हम अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। तो आज वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के जो चुनाव हैं, यहाँ डबल इंजन का एहसास यहाँ डेवलपमेंट में नजर आ रहा है। एक बड़ी अपडेट है, रुद्रपुर में तस्करी का बड़ा मामला सामने आ रहा है। 190 कछुओं के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बरामद कछुओं की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्करी का बड़ा मामला रुद्रपुर में 190 कछुओं के साथ 2 तस्कर, 2 स्मगलर्स गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए की कीमत।